नॉर्थ ईस्ट में एक बड़ा रैकेट है नशे, अच्छा। जो बॉर्डर पार से हमारे यहाँ आता था। तो वो जनरेशन नशे में लग गई। अब इस दौरान हुआ ये कि चूंकि नशा बढ़ गया और थोड़ा ट्राइब का कल्चर ऐसा रहा है कि वहां महिलाएं ज्यादा काम करती हैं, तो पुरुष जो है वो उतना काम नहीं करते थे, वो नशे में रहते थे। इस दौरान बच्चे खूब होने लगे। वहां के बच्चों की स्थिति बहुत ही बुरी थी। वो ना त्रिपुरा के हो पा रहे थे, ना मिजोरम के हो पा रहे थे। किसी भी सरकार का उनकी तरफ ध्यान नहीं था। नॉर्थ ईस्ट में हालात इतने चैलेंजिंग है कि वहां चूंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है, तो इंडस्ट्रियल लेबर नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट तब तक हो नहीं रहा था। क्लाइमेटिक कंडीशंस वैसी नहीं है कि बहुत अच्छी फार्मिंग हो पाए। तो जो भारत में तीसरा सबसे बड़ा लेबर वर्ग है फार्मर्स, फार्मिंग लेबर का, वो काम भी उनके पास में नहीं था। तो वहां स्थिति बहुत ही विकट थी। मैं गांधी के थॉट को मानने वाला आदमी हूँ, और मुझे लगता है कि जो गांधी ने कहा कि भाई सिर्फ ग्राम स्वराज ही नहीं, ग्रामोदय ग्रामोद्योग भी आवश्यक है। हम कब तक शहरों पर बोझ बढ़ाएंगे ना। इमरजेंसी के दौरान जब देश में आपातकाल लगा, हमारे घर के 3-4 पुरुष जेलों में थे जब इंदिरा सरकार थी और उनको जेल में डाल दिया गया। तब ऐसा बताते हैं कि एक समय खाना बनता था घर में, भोजन की व्यवस्था नहीं थी, और अचार नाम मात्र का यूज होता था, तो नमक या मिर्ची से खाना खा लिया। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू हितेश आकाश चैनल। आज हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ चुके हैं निखिल दवे जी। मिस्टर निखिल दवे जी एक सोशल एक्टिविस्ट है। वे उनकी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं मृत्युंजय भारत ट्रस्ट के नाम से। इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से वे लोगों को कई चीजों से जोड़ते हैं कि जैसे आर्ट्स हुआ, लिटरेचर हुआ, ग्रामीण लोगों तक सही एजुकेशन प्रोवाइड करना। उनका एक एनजीओ भी है, क्राफ्टिंग फ्यूचर, जहाँ पे वे गरीब बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, उनका वहां पर देखभाल करते हैं और उन्हें आगे की करियर ऑप्शन दिखाते हैं। और भी कई चीजों में उन्होंने अपने कार्य कर रखे हैं। तो आइए जानते हैं इस एपिसोड के माध्यम से। आइए मैं आज आपको नॉर्दर्न ईस्ट के दो ब्यूटीफुल स्टेट्स मिजोरम और त्रिपुरा में लेकर चलती हूँ। 1997 में यहाँ पर एथनिक क्लैश हो जाता है दो समुदायों के बीच में। एक है ब्रू समुदाय और एक है मिजो समुदाय। अब ये दो समुदाय कौन सी है? तो मिजोरम में जो ट्राइब कम्युनिटी है, जो मेजॉरिटी में रहती है, उन्हें कहते हैं मिजो समुदाय। और वहीं पर माइनॉरिटी में जो समुदाय रहती है वे कहलाते हैं ब्रू समुदाय। हालांकि ब्रू समुदाय त्रिपुरा में और असम में भी रहते हैं, किंतु मिजोरम में वे माइनॉरिटी में रहते हैं। अब होता यह है कि 1995 में उन दोनों समुदाय के बीच में थोड़े से डिस्प्यूट हो जाते हैं, जहां पर मिजो समुदाय कहता है कि इन्हें इलेक्टोरल राइट से हटा दिया जाए। अब इंडिया का संविधान इस चीज को अलाउ नहीं करता है। वह कहता है कि वोटिंग राइट सभी के पास है। तब यह झगड़ा बढ़कर बहुत बढ़ जाता है 1997 में एक फॉरेस्ट गार्ड की मृत्यु हो जाती है, और मिजो समुदाय ये दावा करते हैं कि यह मृत्यु ब्रू समुदाय के लोगों ने करी है, क्योंकि वे गार्ड मिजो समुदाय के थे। तब वहां पर बहुत ज्यादा क्लैशेस होते हैं, कई घर जलाए जाते हैं, विमेन का रेप हुआ जाता है, कई लोग मारे जाते हैं। तब वहां से डर कर ब्रू समुदाय त्रिपुरा में शिफ्ट हो जाता है, और तब से करीबन 25 से 26 साल से वे लोग वहां पर रह रहे हैं एज अ रेफ्यूजी। हालांकि वे लोग रेफ्यूजी नहीं कहलाएंगे टेक्निकल टर्म में, क्योंकि रेफ्यूजी तो वे लोग होते हैं जो अपने देश से भागकर दूसरे देश में जाते हैं, मजबूरी में जाते हैं। किंतु वे लोग आईडीपी है, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल। उनकी हालत रेफ्यूजी वाली ही है, बस लीगल टर्म में वे रेफ्यूजी नहीं है। करीबन 37,000 लोग वहां से शिफ्ट होते हैं, और उसके बाद में अभी सिर्फ 5 से 6,000 लोग वापस मिजोरम आए हैं। हालांकि इस बीच में 2018 में कई 809 राउंड हुए रिपैट्रिएशन के। रिपैट्रिएशन यानी कि गवर्नमेंट ने कोशिश करी है कि वापस से उन लोगों को अपने ही जगह पर मिजोरम भेजा जाए, किंतु उनका यह कहना पड़ता है कि अगर वे लोग वापस से चली तो जाएंगे, लेकिन उनकी सेफ्टी का क्या? तो हालांकि 2020 में यह 4 पार्टीज एक्ट लाया गया, जिसमें मिजोरम की गवर्नमेंट,
वहां पर ब्रू समुदाय की जो एसोसिएशन है, त्रिपुरा की गवर्नमेंट और हमारी होम मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, और उन्होंने कहा है कि अगर वे लोग त्रिपुरा में ही शिफ्ट हो सकते हैं और वे लोग उनको इनिशियल अमाउंट देंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज देंगे, वहां पर रहने के लिए जगह देंगे। हालांकि इसमें भी एक प्रॉब्लम हो गई। 2020 में वहां के त्रिपुरा के लोगों ने क्लेम करा है कि जो जगह वो दे रहे हैं वो फॉरेस्ट रिजर्व में आती है, तो ऐसे उनका फॉरेस्ट रिजर्व खराब होता है। तो उन्होंने नेशनल ट्रिब्यूट में जाकर इस चीज का क्लेम कर दिया है कि उन्हें वह जगह नहीं दी जाए। तो ऐसे इतने सालों से वे लोग रेफ्यूजी की तरह रह रहे हैं। हम में से कितने लोग उनके बारे में सोचते हैं या कभी कुछ उनके बारे में करने का सोचते हैं, पर उनके बारे में न सिर्फ सोचा बल्कि करा भी है एक बहुत ही महान शख्स, मिस्टर निखिल दवे जी। मिस्टर निखिल दवे जी, वेलकम टू हितेश आकाश चैनल। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। तो मिस्टर निखिल दवे जी, आपने उन बच्चों को आपके एनजीओ में लाए। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम मृत्युंजय भारत ट्रस्ट है। तो कैसे आप उन बच्चों को आपके एनजीओ में लाए, कैसे उन्हें आप फिर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके आगे का पूरा उनका फ्यूचर क्राफ्ट कर रहे हैं? तो ऐसा हुआ कि 2014 में क्राफ्टिंग फ्यूचर करके एक प्रकल्प की शुरुआत मृत्युंजय भारत ट्रस्ट ने करी। हम लोग 2009 से काम कर रहे थे, कुछ अलग अलग काम चल रहे थे। 2014 में हमको लगा कि कुछ हार्डकोर काम ऐसा करना चाहिए जिससे कि डायरेक्ट बेनिफिट सोसाइटी को हम दे पाए, चाहे वो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल लगे, लेकिन होना चाहिए। तो 5 बच्चों से ये काम शुरू हुआ और उस समय मध्य प्रदेश के ही बच्चे थे, धार झाबुआ जिले के बच्चे थे, कुछ आदिवासी बच्चे थे। उसके पीछे थॉट ये था कि हम बच्चों को इंदौर ला करके पढ़ाएं, एक उनको अलग माहौल में ले जाएं और उनके रहने, खाने, पीने, पढ़ने लिखने की वो सारी व्यवस्थाएं ट्रस्ट करता है। ये वो बच्चे हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनके माता पिता हैं लेकिन माता पिता मजदूरी कर रहे हैं या कुछ इस तरह का काम कर रहे हैं, जो अपने बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ा पा रहे हैं या उनके गांव में स्कूल नहीं है, वो फैसिलिटीज नहीं है। तो ये सोचा कि कुछ ऐसे बच्चों को निकाल करके काम शुरू करते हैं। हम जैसा काम सोच रहे थे वैसा ही काम पहले कहीं दूसरी संस्थाओं के साथ में वॉलंटियरली हम करते थे, कभी पढ़ाने चले गए, कभी कुछ करने चले गए। तो वहां उनके थ्रू कुछ बच्चे हमको मिले और यहीं इंदौर में एक फ्लैट रेंट पर लेकर के वहां ये काम शुरू हुआ। 1 साल बीता, तब लगा कि ठीक से लोग जुड़ रहे हैं, कुछ अच्छे लोग जुड़ गए उससे। तब ध्यान में आया कि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के ट्राइब्स में काम करने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं। हमारे यहाँ की सरकारों की भी बहुत अच्छी उस समय तक योजनाएं बन गई थी और सरकारें भी उनको डेवलपमेंट में जोड़ने लगी थी। तब ध्यान में आया कि नॉर्थ ईस्ट के हालात ज्यादा खराब है। हमारे यहाँ की गरीबी और नॉर्थ ईस्ट की गरीबी में जमीन आसमान का अंतर है। उन लोगों का लिविंग अलग है, उन लोगों का थॉट प्रोसेस अलग है, वहाँ के चैलेंजेस अलग हैं और हमारे यहाँ के चैलेंजेस अलग हैं। हमारे यहाँ तो फिर भी जो आदिवासी है उसके पास में शायद कभी सरकारी जमीन अगर उसको पट्टा मिल जाता है या उसको खेत में मजदूरी मिल जाती है, नहीं तो उसको कहीं इंडस्ट्री में जॉब मिल जाता है, कहीं लेबर का काम वो कर लेता है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में हालात इतने चैलेंजिंग है कि वहां चूंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है तो इंडस्ट्रियल लेबर नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट तब तक हो नहीं रहा था, तो जो सिविल कंस्ट्रक्शंस में या सिविल जॉब में जो हमारे यहाँ लेबर लगता है वो भी नहीं है। क्लाइमेटिक कंडीशंस वैसी नहीं है कि बहुत अच्छी फार्मिंग हो पाए, तो जो भारत में तीसरा सबसे बड़ा लेबर वर्ग है फार्मिंग लेबर का, वो काम भी उनके पास में नहीं था। तो वहां स्थिति बहुत ही विकट थी। और जब देखने में आया कि जैसा अभी आपने जिक्र किया आपकी बात में कि 97 के वो राइट्स जिसमें मिजोरम से कुछ लोगों को भगा दिया गया और वो आकर के त्रिपुरा रहे, और उनको, मुझे लगता है कि हम उनको रेफ्यूजी माने या ना माने, लेकिन वो है तो रेफ्यूजी ही, वो शरणार्थी जीवन ही जी रहे हैं। हम उनको विस्थापित कह लेते हैं लेकिन उनका जीवन किसी शरणार्थी से कम नहीं। तो वो बच्चे वहां थे, उन गांव की स्थिति ऐसी थी कि जब वो वहां से, आप सोचिए कि दंगे में कोई भाग करके अगर आया है तो वो अपने साथ क्या ले जाएगा, तो उसके पास में उसका कपड़ा और थोड़ा बहुत सामान, जितना वो अपने हाथ से उठा करके ले जा सकता है उतना सामान उसके पास होता था। वो आ गए त्रिपुरा में, त्रिपुरा नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में आसापा रहा और इस तरह के कुछ गांव थे, वहां उनको खाली मैदान दे दिया गया और उन मैदानों में उनको रहने की व्यवस्था हुई। वहां की सरकार ने या जो भी उस समय की तत्कालीन सरकारें थी उन्होंने उनको
पीडीएस के थ्रू राशन मिलेगा ऐसा तय किया कि गेहूं चावल जो मिलना है वो प्लस कुछ एक मिनिमम रोज का एक सहयोग राशि हम उसको कह सकते हैं कि वो सरकार ने देना शुरू किया, जो कि 5 रुपया था और आधा किलो करीब वो चावल देते थे। परिस्थितियां वही थी कि ना इंडस्ट्रियल लेबर का काम है, ना फार्मिंग लेबर का काम है, ना सिविल लेबर का काम। ऐसे में वो जो एक पूरी पीढ़ी थी जो अपने गांव से बच करके जान बचा करके भागी है, वो जैसे तैसे जो काम मिलता वो काम करने लग गई। नॉर्थ ईस्ट में एक बड़ा रैकेट है नशे, जो बॉर्डर पार से हमारे यहाँ आता था, तो वो जनरेशन नशे में लग गई। अब इस दौरान हुआ ये कि चूंकि नशा बढ़ गया और थोड़ा ट्राइब का कल्चर ऐसा रहा है कि वहां महिलाएं ज्यादा काम करती हैं, तो पुरुष जो है वो उतना काम नहीं करते थे, वो नशे में रहते थे। इस दौरान बच्चे खूब होने लगे। अब छोटे छोटे से बच्चे थे गांव में, चूंकि वो त्रिपुरा के रहने वाले नहीं थे तो त्रिपुरा सरकार उनके डेवलपमेंट पे उस तरह से ध्यान नहीं देती थी। इनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स भी नहीं थे कि ये वापस मिजोरम जाकर के क्लेम कर सके, क्योंकि इनके सारे डॉक्यूमेंट्स जला दिए गए थे और ये बहुत बड़ा नंबर था, हजारों की संख्या में ऐसे लोग। वहां के बच्चों की स्थिति बहुत ही बुरी थी। वो ना त्रिपुरा के हो पा रहे थे, ना मिजोरम के हो पा रहे थे, किसी भी सरकार का उनकी तरफ ध्यान नहीं था। और इस तरह का काम बहुत सारी संस्थाएं देश भर में कर रही थी। हमने उनसे बात करी और वहां से कुछ बच्चों को इंदौर बुला करके उनके रहने, भोजन और शिक्षा की व्यवस्था प्रश्न शुरू करी। तो ये काम ऐसे ही चला। फिर लगा कि अच्छा है, थोड़ा हम लोग कुछ सोसाइटी को अपनी तरफ से जो हमने, जैसे मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा हूँ तो मैं बहुत कम फीस में पढ़ा हूँ, मतलब नॉमिनल फीस है, आज की फीस से हम कल्पना नहीं कर सकते। तो हमको लगता था कि सरकार का कर्जा है हमारे ऊपर ना, तो हम भी किसी को पढ़ा करके वो कर्जा उतार दें। तो एक थॉट वो भी रहता है, तो ऐसा लगता है कि चलो हमने जो पाया है अपनी सोसाइटी से उसको हम उसी रूप में वापस लौटा सके, तो इसलिए ये काम शुरू हुआ। बहुत ही सुंदर सोच। मेरे ख्याल से आपके ग्रेट ग्रैंडफादर आरएसएस में रहे हैं, राइट? श्री बद्रीलाल दवे जी, और वो फाउंडर भी थे आरएसएस के और रिनाउंड आरएसएस मेंबर। ये मृत्युंजय भारत ट्रस्ट क्या उनकी आइडियोलॉजीज पे चलता है? हाँ, तो लाइक मेरी फैमिली में 3 जनरेशन आरएसएस की फुल टाइमर रही है। अच्छा। जो दवे परिवार जिसका मेरे पास सरनेम है जी, तो मेरे फादर वाला जो फैमिली ट्री है उसमें 3 जनरेशन आरएसएस की फुल टाइमर है। मैं 4th जनरेशन हूँ जिसने सोसाइटी में कुछ काम करने की कोशिश करी। और नाना जी वाला जो मेरी जो मदर का जो फैमिली ट्री है उसमें भी 2 जनरेशन जो है वो आरएसएस के थॉट और जनसंघ के और बीजेपी की थॉट के साथ में काम कर रही है। वो लोग पॉलिटिकल फील्ड में ज्यादा है। तो निश्चित रूप से हम लोगों को घर में वो संस्कार तो मिला ही था कि कुछ समाज के लिए, देश के लिए, अपने आसपास की बिरादरी के लिए हमको कुछ करना चाहिए। तो मुझे ऐसा ध्यान आता है कि मैं शायद 2003 में विद्यार्थी परिषद एबीवीपी से हम जुड़े और 4-5 साल का जो ग्रेजुएशन और पीजी का जो पीरियड होता है उस बीच काम किया। 7-8 में एबीवीपी से मैं मतलब मुक्त हुआ। जब पढ़ाई पूरी हो गई तो आप ऑब्वियसली आप विद्यार्थी संगठन में काम नहीं कर सकते, तो हम उससे निकले। फिर हम थोड़ा कुछ पॉलिटिकल डायरेक्शन में हम डाइवर्ट हो गए। फिर वहां से ऐसा लगा कि नहीं, कुछ मजा नहीं आ रहा है, कुछ अपना काम करना है। पॉलिटिकल सिस्टम में आदमी थोड़ा बंद जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक लकीर का फकीर हो जाता है, उसका काम करने का तरीका, उसका थॉट प्रोसेस सब बदल जाता है। और मैं अपने आप को वहां कंफर्टेबल नहीं पा रहा था उस थॉट प्रोसेस में कि मैं उस तरह से काम नहीं कर सकता था शायद। तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा काम शुरू किया जाए सोसाइटी का जो हम कर सकें। और घर से भी हमेशा एक यही सीख मिली थी कि भाई अपने हाथ पैर और अपनी बुद्धि में जितना हो सके उतना काम करने की सोचो। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि हम पूरा देश बदल देंगे टाइप नहीं, अब जितना आप कर सकते हो उतना आप करते जाओ। तो मृत्युंजय भारत ट्रस्ट की शुरुआत हुई 2009 में। मृत्युंजय भारत ट्रस्ट की शुरुआत हुई और हम लोग को छोटा छोटा काम करते थे, जैसे कभी पॉलिथीन फ्री कैंपेन चला लिया, कभी पौधारोपण का काम कर लिया, कभी किसी सब्जेक्ट पे कोई सेमिनार कर लिया, कोई वर्कशॉप कर लिया, कभी किसी बस्ती में जाकर के कुछ समय पढ़ा लिया, कभी कुछ कहीं दवाइयां बांट दी, कभी हॉस्पिटल में कुछ मदद कर दी। इस तरह का हम लोग काम करते थे। फिर 2010 के आसपास, 2009-2010 के आसपास जो है ध्यान आया कि हम लोग को यूथ पॉलिसी पे काम करना चाहिए। चूंकि एबीवीपी से निकले थे और यूथ के बीच में, स्टूडेंट के बीच में काम करने का एक अनुभव था। और 2008 में जब मैं युवा मोर्चे में था तब हम लोगों ने युवा नीति प्रपोज करी थी स्टेट गवर्नमेंट को, बीजेपी की यूथ विंग है भारतीय जनता युवा मोर्चा, उसकी तरफ से। तो लगा कि ये काम अच्छा है, हमको इस पर काम करना चाहिए।
तो हम लोगों ने यूथ पॉलिसी के ऊपर काम करना शुरू किया। पूरे मध्य प्रदेश में एक कैंपेन रन करके यूथ पॉलिसी के ऊपर सजेशंस ले करके उनको ड्राफ्ट करके सरकार को भेजने का काम किया। नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस करी। उसमें अच्छी बात ये रही कि उसपे विदेश से भी लोग आए इस काम को करने के लिए, इस प्रोजेक्ट में इंटर्नशिप करने के लिए, और ये सारा काम नॉन फंडेड हो रहा था। ना कोई गवर्नमेंट फंड्स थे, ना कोई CSR था। तो डोनेशन बेसिस पर हो रहा है? हाँ, डोनेशन, चैरिटी, या अंतोगत्वा हमारा काम है तो हमको ही करना है टाइप्स, ऐसा ही कुछ हो रहा था। तो वो चलता रहा। फिर यूथ पॉलिसी पे हम लोग जब काम करते रहे तो अच्छा लग रहा था। फिर लगा कि हम सरकार को पॉलिसीज तो प्रपोज कर देते हैं, क्यों ना हम उसमें से कुछ चीजें उठाएं और हम उसको करने की कोशिश करें। तो यूथ पॉलिसी वाला जो काम था उसको नाम दिया गया यूथ एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट वाला काम में कुछ चीजें हमने ली, उसमें हमने सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जैसी चीजें हमने कुछ शुरू करी कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट, कुछ ऐसे आइडियाज वो हम सोसाइटी के सामने रख सकें, कुछ ऐसे लोगों को हम जोड़ सकें जिससे सोसाइटी, उनके ऐसा कुछ बिजनेस हो जिससे सोसाइटी को भी कुछ लाभ हो रहा है और उनका अपना एक मिनिमम अर्निंग भी चलता रह रहा है। नहीं तो क्या होता है कि जनरली एंटरप्रेन्योर्स जो है उनका डायरेक्शन एक होता है, वो बिजनेस मेकिंग में ही रह जाते हैं। टूवर्ड्स सोसाइटी उनका जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता। हम कितना बोले कि CSR है और ये वो है, लेकिन वो ऑन ग्राउंड क्या है वो हम सभी लोग जानते हैं। और या तो जो सोशल वर्कर है उसके साथ चैलेंज ये होता है कि उसका घर कैसे चलेगा, तो वो काम कितना कर पाएगा, उसका एक मोरल कम होता है उससे जब फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। तो हम लोगों ने सोचा कि हम ऐसे कुछ प्लान्स निकालते हैं। तो उन दिनों मैं कुछ पढ़ रहा था, कुछ बहुत अच्छी किताबें उसमें पढ़ने में आई, तब ध्यान में आया कि ऐसी कुछ चीजें हमको करना चाहिए। तो कुछ इस तरह के कामों को लेकर के हमने वर्कशॉप शुरू करी जिसमें लोगों को वो काम सिखाया जाए जिससे उनकी अर्निंग भी हो और कुछ सोसाइटी का भला भी हो। तो इस तरह की कुछ चीजें जो है वो शुरू हुई। फिर लगा कि चलो अब हम ये तो कर ही रहे हैं और कभी कभी डाइवर्ट हो जाते हैं। तब लगा कि हम लोग को कुछ थॉट प्रोसेस डेवलप करने का काम करना चाहिए, लोगों के बीच में कैसे विचार डेवलप हो सकता है इसका काम करना चाहिए। और बहुत ही दुर्भाग्य है कि मृत्युंजय भारत ट्रस्ट का जो पहला वॉलंटियर था यूनिवर्सिटी का, उसका नाम था सृजन चंद्रा। मेरी वाइफ भी इससे शुरू से जुड़ी रही। हम लोगों की शादी का एक कारण मृत्युंजय भारत ट्रस्ट है। और हम दोनों का बहुत लाडला था संचित। संचित उसका घर का नाम था और उसका बाहर नाम था सृजन चंद्रा। बहुत अच्छा लड़का था। किन्हीं परिस्थितियों में किसी कारण से उसने सुसाइड कर लिया। और जब उसने सुसाइड किया, वो मृत्युंजय भारत ट्रस्ट का यूनिवर्सिटी का पहला वॉलंटियर था। और उस दौर में यूनिवर्सिटी में मृत्युंजय भारत ट्रस्ट के पास में बहुत वॉलंटियर्स थे, बहुत अच्छा। हम लोग लगभग हर वीक यूनिवर्सिटी में कोई एक्टिविटी हम लोग करते थे। तो लगा कि ये बड़ा चैलेंजिंग, हम लोगों को थोड़ा सा लोगों के मेंटल हेल्थ पर या लोगों की क्रिएटिविटी से हम उसको जोड़ दें, लोगों को कुछ आर्ट से जोड़ें, कुछ डिस्कशंस होना चाहिए कुछ अलग अलग टॉपिक्स पर। तो संचित की याद में और इस थॉट को लेकर के 2 ग्रुप शुरू किए। एक का नाम था संचित। संचित में किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर बात होती थी। तो वो टॉपिक कुछ भी हो सकता है, वो सोसाइटी से रिलेटेड हो सकता है, आपकी लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, देश से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, कुछ भी हो सकता है। उस पर लोग अपना विचार शेयर करते हैं। सो उसके पीछे थॉट ये है कि भाई जो चल रहा है समाज में, व्यक्ति में, वो थॉट एक्सचेंज होना चाहिए। तो लोगों को एक दूसरे को जान करके थोड़ा एक्सपीरियंस मिलता है, नॉलेज गेन होता है, ये जरूरी था, सीखने को मिल जाता है। तो संचित ग्रुप वैसे शुरू हुआ। और शुरू हुआ फिर एक सृजन के पीछे थॉट ये था कि जो लोग हम देखते थे कि यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बच्चे जो कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं, गिटार बजाता है, कोई गाता है, लेकिन उनको ना प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो हमने एक सृजन जैसा छोटा सा ग्रुप शुरू किया जिसमें वो आर्टिस्ट ही रहेंगे और वो एक दूसरे के आर्ट को देखें, शेयर करें, प्रमोट करें, उनको सिखाएं, सीखें उनसे। तो ऐसा करके सृजन का एक शुरुआत हुआ। ये सृजन था। ये सब चल रहा था और चलते चलते फिर हमको लगा कि जब हम लोग अलग अलग काम कर रहे थे, मैं पत्रकारिता का विद्यार्थी रहा, मेरी वाइफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की विद्यार्थी रही और वो देश के पहले 10 PhDs जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हुए हैं उसमें से एक वो थी। तो हम लोगों का सर्कल लगभग वैसा था कि पत्रकारों का। तो बहुत सारे हमारे मित्र बहुत सारे अखबारों में थे, हम लोग काम कर ही रहे थे और लगभग सभी लोग जानते थे कि भाई ये अपनी जेब से लगा करके काम कर रहे हैं, इनका कोई
दूसरा मोटो इसमें नहीं है। तो हमको अखबारों ने और मीडिया संस्थानों ने उस समय खूब खूब सहयोग किया, खूब वाहवाही की, और रोज हम छपते थे कि सब युवा समाज सेवी, युवा सामाजिक कार्यकर्ता, और लगभग लगभग ऐसा होता था कि हर तीसरे चौथे दिन जो है वो अखबार में खबर छप रही है। धीरे धीरे हमको शुरू में तो बहुत मजा आता है जब आप अखबारों में छप जाते हो, सारी चीजें हो जाती है। धीरे धीरे हमको लगने लगा कि यार ये हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ बंडल इकट्ठा करते जाते हैं और लगता है कि युवा समाज सेवी हो गए। और इस तरह के जो प्रोग्राम्स की कभी आपने पौधारोपण कर लिया, कभी आपने सफाई कर ली, कभी आपने ये कर लिया, ये पॉपअप से कुछ बहुत ज्यादा होना नहीं। तो कुछ सालों बाद में 2014 की जैसे हम बात कर रहे थे, 2014 आते आते हमको लगा कि हमको कुछ हार्डकोर काम शुरू करना है। हम कुछ ऐसा काम करें जिसमें हम अखबारों में ना छपे चलेगा, हम टॉक ऑफ द टाउन ना रहे चलेगा, लेकिन जिसका कुछ बड़ा रिजल्ट कुछ सालों बाद निकले। तब ये क्राफ्टिंग फ्यूचर की शुरुआत हुई। उस शुरुआत में जैसा अभी बात हुई थी, उस शुरुआत में हमने 5 बच्चों से शुरू किया। उन बच्चों को इंदौर लाए, इंदौर ला करके उनका एक प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाया। वहां वो पढ़ने जाते थे और उनके रहने भोजन की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था ट्रस्ट करता था। फिर उनको ट्यूशंस पे लगाया, तो ये काम अच्छा लगा और इसमें रम गए, इसमें मजा आने लगा। तो जब ये काम हो रहा था तो समझ में आया कि शायद हमको यही करना चाहिए था। अभी तक जो हम पॉपअप्स कर रहे थे वो नहीं करना था, और यही करते तो ज्यादा एनर्जी, ज्यादा समय हमको करने को मिलता। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे कार्य आप कर रहे हैं। बहुत ही मुश्किल होता है वास्तव में यह काम करना। आज हम कैमरा में लगा के कि ये काम कर रहे हैं, इसकी प्रशंसा करना और बताना शायद बहुत आसान होगा, और लोगों के लिए सुनना, पर ऑन ग्राउंड जो लोग काम करते हैं ये कितना मुश्किल होगा। तो आपने, मुझे लगता है कि आप जो सारी चीजों की बात कर रहे हैं कि डिबेट हो रहा है, आर्ट्स हो रहा है, राइट्स बता रहे हैं, तो ये सारे ही आपके दिख रहे हैं कि आपके जो फोरफादर्स थे आरएसएस की भी यही सारी आइडियोलॉजीज रहती है जो कि आपके कामों में भी दिख रही है। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है तो मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे लोग आरएसएस के बारे में क्लियर जानते नहीं है, या तो वो काफी क्रिटिकल हो रहे हैं आरएसएस को लेकर, या फिर वो उसे बहुत अच्छा मान रहे हैं, बट जिन्हें लोगों को पूरी जानकारी नहीं है। आज मैं बताना चाहूंगी कि आरएसएस की वास्तव में शुरुआत 1925 में हुई थी, केशव हेडगेवार जी ने करी थी। और अगर हम शुरू से बात करें तो हुआ यह था कि यह स्वतंत्रता संग्रामों के दिनों की बात है। हेडगेवार जी कोलकाता जाते हैं अपनी डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए, और वहां पर उनकी मुलाकात होती है बाल गंगाधर तिलक जी से, और बाल गंगाधर तिलक जी उन्हें जोड़ते हैं अनुशीलन समिति। अब आप सोचेंगे कि अनुशीलन समिति क्या है। अनुशीलन समिति बाहर से दिखने के लिए तो हेल्थ क्लब था, लेकिन अंदर ही अंदर वहां पर सारे क्रांतिकारियों को जोड़ने का कार्य होता था, जो भी अंग्रेजों के विरुद्ध थे। उनकी वहां पर फिजिकली और मेंटली ट्रेनिंग दी जाती थी, और ये सब मार्गदर्शन में चल रहा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के, जिन्होंने हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम लिखा। उनके मार्गदर्शन में ये सारी चीजें हो रही थी, और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करा, क्योंकि 1921 में गांधी जी का असहयोग आंदोलन काफी तेजी से बढ़ रहा था, जहां पर असहयोग आंदोलन में वे लोग मना कर रहे थे कि हम ब्रिटिश के किसी भी कार्य में उनका सहयोग नहीं देंगे। तो यह जब तेजी से चल रहा था तब हेडगेवार जी ने उन्हें ज्वाइन करा, किंतु कुछ समय बाद उन्होंने दूरी बना ली कांग्रेस से। कारण यह रहा कि कांग्रेस तब मुस्लिमों के प्रति तुष्टीकरण की राजनीति कर रही थी। हुआ यह था कि टर्की में खिलाफा की तख्ता पलट हुई, और उस वक्त हमारे देश के मुस्लिम्स रोड पर आंदोलन करने लगे, उसके खिलाफ होके आंदोलन करने लगे। तो हेडगेवार जी का मानना था कि जब हम खुद ही यहाँ पे, हम लोग अंग्रेजों के दलदल में हैं, जब हम खुद ही उनके राज में जी रहे हैं, हम खुद आजाद नहीं है, तो दूसरी जगह पर क्या हो रहा है इसमें हम यहाँ पर आंदोलन करेंगे, तो यह बात ठीक नहीं है। तो ऐसे करके उन्होंने अपनी खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, आरएसएस। आज 100 साल हो जाएंगे मेरे ख्याल से 2025 में आरएसएस को, और दुनिया की सबसे बड़ा एनजीओ है। और हेडगेवार जी का जब ये बना रहे थे तब सबसे पहले उनके दिमाग में आया कि आखिर हम हिंदू लोग इतने जब प्रॉस्पेरस थे, जब हम लोग इतने ज्यादा वेल्दी थे, तो ये गरीब कैसे हुए थे। तब उन्होंने पता करा कि हम हिंदू वास्तव में बहुत ज्यादा भाषा में, लैंग्वेज में, रिजन में, कास्ट में बढ़ गए हैं।
तब उन्होंने आरएसएस की इस तरह शुरुआत करी जिसमें उन्होंने सारे हिंदुओं को यूनाइट करा, उन सबका संगठन बनाए ताकि फ्यूचर में कभी भी कोई भी हिंदुओं को गुलाम ना बना सके। और आज उसके बाद में कई विजन मिशन चेंज हुए, बट बेसिक जो दो है, व्यक्ति निर्माण और राष्ट्र निर्माण, वे आज भी आरएसएस में है। व्यक्ति निर्माण यानी कि फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली वो इंसान इतना फिट हो, साथ में उसकी हमारे देश के लिए उसकी भक्ति हो, हमारे हिंदू सनातन धर्म के लिए वह हमेशा उसके लिए गौरवान्वित महसूस करता हो। और 60,000 शाखाएं आज चलती हैं जहाँ पर स्पोर्ट्स सिखाते हैं, आपकी वो सारी चीजें सिखाते हैं जो आप करते हैं, डिबेट, पोएट्री, हिंदूज की राइट्स। तो आपकी फोर फादर आरएसएस में थे, तो अगर आप थोड़ा सा ये बता दें कि वह किस तरीके से उस वक्त काम किया करते थे। देखिए, निश्चित रूप से मतलब मैं तो जितना मैंने देखा, मैंने अपने एक जनरेशन पहले देखा, 2 जनरेशन पहले देखा, जो मेरी ग्रेट ग्रैंडफादर थे जिनको हम परदादा बोलते हैं, उनका तो वर्किंग मैंने उतना नहीं देखा, क्योंकि जब वो उतना एक्टिवली वर्किंग में थे तब नहीं थे, हम नहीं थे यहाँ पर। लेकिन निश्चित रूप से जब हम वो कालखंड देखते हैं तो बहुत ही चैलेंजिंग रहा होगा। आज तो सब कुछ बहुत हरा भरा दिखता है, और ये हरा भरा होते होते लगभग 90-95 वर्ष हम देख रहे हैं। 90 साल तो कम से कम हम मान ले जब वो थॉट देश भर में घूमा। नहीं तो वो चैलेंजिंग दौर भी था कि जब लोगों को मजाक झेलना पड़ता रहा, कि उनका मजाक उड़ाते थे कि तुम ये क्या काम कर रहे हो, इससे क्या होगा। आप जब समाज का काम कर रहे थे तो शुरू के अगर हम 25 वर्षों की बात करें, 1925 से लेकर के और 1947 तक की भी बात करें, या जनसंघ की स्थापना तो 1952 में हुई, तो उस दौर में तो आप पॉलिटिकल भी नहीं थे, तो आप राजनीतिक दल को उस तरह का कोई आपका मार्गदर्शन नहीं था। लेकिन फिर भी संघ का विरोध हुआ, और गांधी हत्या जैसा झूठा आरोप भी संघ के ऊपर लगा, और बाद में उससे संघ निकल करके भी बाहर आया। तो एक कभी कभी सोचने में आता है कि क्या कारण था कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि सोसाइटी के लिए काम करना चाह रहा है, उसका अपना एक थॉट हो सकता है। वो थॉट निश्चित रूप से एंटी नेशनल तो नहीं है, वो अपने कुछ लोगों को इकट्ठा करके और उनके साथ में काम कर रहा है, वो कोई देशद्रोही काम तो कर नहीं रहा है। फिर भी उसके सामने रोड़े खड़े किए जा रहे हैं। ये हुआ, हमने देखा भाई, नहीं तो प्रतिबंध जैसी कोई आवश्यकता नहीं थी। उसके बाद में फिर प्रतिबंध लगता है। तो जब जब उससे एक शिक्षा हमको शायद ये भी मिलती है कि जब जब हम किसी अच्छे काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हमको ये सारा प्रतिबंध या इस तरह की रोक टोक तो झेलना पड़ती है। ये वो दौर था जब हम लोगों को ऐसा बोलते हैं कि जैसे मेरे जो परदादा जी थे वो बड़े बड़े जागीरदार थे, जमींदार थे, और वो एक दौर आया जब करीब 1600 बीघा जमीन उन्होंने अपनी दान कर दी कि ठीक है, जो इस पे खेती कर रहा है ये जमीन उसकी, ऐसा करके उन्होंने अपनी जमीन दान कर दी। और वो फुल टाइमर हो गए थे आरएसएस के, उनके पीछे उनके 7-8 बच्चे थे, और वो व्यक्ति उनका जन्म 1901 का है, लेकिन उन्होंने जर्मनी से इलेक्ट्रिकल का एक डिप्लोमा होता था वो उस दौर में किया था, तो तब वो विदेश से पढ़ चुके थे। तो एक वेल लर्नड आदमी, पढ़ा लिखा आदमी और संपन्न व्यक्ति, वो समाज का काम करने निकला था, और काम में इतना रम गया कि उसको लगा कि हमको जिसके लिए हम काम कर रहे हैं हम उसी को उसका अधिकार दे दें। उन्होंने अपनी जमीन दे दी। इसका मतलब उस थॉट को उन्होंने स्वयं भी जिया। ये थॉट उन्होंने सिर्फ दूसरों के लिए नहीं रखा था कि जिसको बोलते हैं ना ज्ञान बांटा कुछ और खुद ने किया कुछ, ऐसा नहीं था, तो उन्होंने जिया। और उसके बाद में जब इमरजेंसी के दौरान, जब देश में आपातकाल लगा, उस दौरान जब बड़ा संकट आया और हमारे घर के 3-4 पुरुष जेलों में थे जब इंदिरा सरकार थी और उनको जेल में डाल दिया गया, तब ऐसा बताते हैं कि एक समय खाना बनता था घर में, भोजन की व्यवस्था नहीं थी, और अचार नाम मात्र का यूज होता था, तो नमक या मिर्ची से खाना खा लेते थे। एक टाइम खाना बनता था, नमक मिर्ची से खाना खाते थे। ये उस घर की कहानी है जिसके करता धरता मुखिया ने 1600 बीघा जमीन दान कर दी।
तो वो संकट, वो कष्ट झेल करके कोई एक संगठन खड़ा हुआ है। और ये तो एक उदाहरण है, इस तरह के उदाहरण आपको देश भर में कई मिल जाएंगे जिन्होंने इस संगठन को खड़ा किया। तो जब इतने संकटों से, इतने अभाव और इतने कमिटमेंट के साथ में अगर कोई संगठन खड़ा है, तो आप तय मानिए कि वो संगठन लंबा चलेगा, बड़ा काम करेगा। और आज हमको वो दिख गया है, उसका हम प्रतिफल भी देख रहे हैं। प्रणाम करती हूँ मैं आपको और आपके एंसेस्टर्स को बहुत। मैं आपके प्रोजेक्ट ग्राम स्वराज के बारे में बात करना चाहूँगी, जहाँ पर आप रूरल एरियाज में जाकर उन्हें उनके राइट्स के बारे में बताते हैं, उन्हें एजुकेट करते हैं, अवेयरनेस दिलाते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर हम ASER 2023 की रिपोर्ट्स देखें, ASER 2023, ASER किसी को ऑडियंस में नहीं पता है तो यह जो रिपोर्ट है वह जारी करी जाती है प्रथम NGO द्वारा, जो कि यह देखता है कि कितने स्टूडेंट नामांकित है रूरल एरियाज में, और अगर वे नामांकित हैं तो क्या उनका स्टेटस है, किस तरीके से वे पढ़ाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, कितना वे वास्तव में सीख रहे हैं या नहीं सीखे हैं रिगार्डिंग बेसिक स्किल्स, रीडिंग, राइटिंग, बेसिक मैथ्स। और ASER 2023 रिपोर्ट कहती है कि 43% बच्चे 14 से 18 वर्ष के बीच में उन्होंने करा, तो 43% बच्चे इंग्लिश में पढ़ नहीं पाते हैं। जो स्कूल जा रहे हैं 25% अपनी ही रीजनल लैंग्वेज में सेकंड ग्रेड का भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। वे बोल रहे हैं कि उस आधे से ज्यादा बच्चे थर्ड और फोर्थ ग्रेड का लेवल का मैथ्स, सिंपल डिवीजन भी नहीं कर पा रहे। तो ये तो हालत उन लोगों की है जो बच्चे जा रहे हैं और 14 से 18 वर्ष के हो गए। तो कितना मुश्किल फिर उन लोगों को एजुकेट करना होता होगा जो कि कहीं गए नहीं है स्कूल में, बड़े बुजुर्ग लोग, महिलाएं या कई लड़कियां जो नहीं जाती है, क्योंकि ये हालत तो जाने वाले लोगों की है। तो आप किस तरीके से फिर वहाँ काम करते हैं? देखिए, जब हम लोगों ने बच्चों वाला काम शुरू किया क्राफ्टिंग फ्यूचर का, तो ये जो आप अभी बात कर रहे थे, ये सेम चैलेंज, ये सेम चीजें हमको भी देखने में आई। बच्चा आता था, 10 साल का बच्चा है, 5वीं का उसके पास में मार्कशीट है, उसकी मार्कशीट में आप देखेंगे तो सब में A+, B+ ऐसे उसको स्कोर मिला हुआ है, लेकिन वो ABCD नहीं पढ़ पा रहा है, वो अपने स्कूल का नाम नहीं लिख पा रहा है, और वो 5th क्लास पास करके आया, वो 4th क्लास पास करके आया। तो ये तो बड़ा चैलेंज है। और ये जो आप रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, ये तो रिपोर्ट्स तो जो दिख रही है वो है, कई जगह इससे भी ज्यादा भयानक है। क्योंकि बीते, हम अगर देखें 2010 के पहले के मध्य प्रदेश में, और एक दौर वो भी था कि जब हमारे यहाँ सरकारी स्कूलों में ऐसा होता था कि एक शिक्षक होता था, वो एक शिक्षक 1ली से 5वीं तक की क्लास को एक ही टाइम पर उसको पढ़ाने की जिम्मेदारी दी जाती थी। अब वो एक ही टीचर एक साथ 5 क्लासों के बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? अच्छा, उसी टीचर को स्कूल का ताला भी खोलना है और ताला लगाने तक का काम सारा करना है। स्कूल की साफ सफाई के लिए कोई कर्मचारी नहीं होता था, स्कूल में पानी भरने वाला कोई नहीं होता, तो वो टीचर खुद ही भरेगा या बच्चों को बोलेगा कि भरवा करके ले आओ। मिड डे मील अगर बनना है तो वो टीचर की निगरानी में ही बनना है, तो वो पढ़ाएगा कि खाने पे नजर रखेगा। इसी दौरान सरकारी टीचर है तो उसको कभी जनगणना में भेज देंगे, कभी टीकाकरण में भेज देंगे, कभी पशुगणना में भेज देंगे, नहीं तो उसको तहसील की मीटिंगों में जाना है, उसको DO साहब के यहाँ मीटिंग में जाना है। तो वो कितना पढ़ा पाएगा, क्या कर पाएगा, ये बड़ा चैलेंज। इसी दौरान अगर उस टीचर, उसके स्कूल में कोई बच्चा नहीं आया है तो उसके घर जाके भी पता करना है कि क्यों नहीं आया है। उसके घर में अगर माँ बाप कोई बीमार है तो आशा कार्यकर्ता को ढूंढ करके लाने का काम भी वो बेचारा टीचर करता था। तो वो टीचर कैसे पढ़ाएगा? हम टीचर की योग्यता पर सवाल नहीं कर रहे, लेकिन सरकार ने जो सिस्टम बना दिया था वो सिस्टम में ठीक नहीं था। अब ये सारे चैलेंजेस आ रहे थे तो लगा कि भाई हमको कुछ वहीं रह करके काम करना चाहिए। आप कब तक ये कर पाओगे कि आप गांव से लोगों को उठा करके शहरों में लाओ, उनको वहां पढ़ाओ और फिर भेजो? उसमें एक बड़ी दिक्कत ये भी होती है कि वो बच्चा अपने कल्चर से, अपने ट्रेडिशन से दूर हो जाता है, ये भी एक बड़ा समस्या होती है। तो हमको लग रहा था कि कुछ वहीं ऐसा कुछ काम शुरू करना चाहिए। तो ग्राम स्वराज एक्ट जब हम ऐसे कभी कहीं पढ़ने में आया, बातचीत में आया, तो ग्राम स्वराज एक्ट को जब हमने ध्यान में देखा तो ग्राम स्वराज एक्ट में एक चीज आती है, ग्राम सभा होती है, ग्राम पंचायत के ऊपर की एक बॉडी होती है, ग्राम सभा को बहुत अल्टीमेट पावर्स है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस ग्राम सभा को थोड़ा स्ट्रेंथन करने का काम किया जाए। क्योंकि होता क्या था कि सरपंच और पंच और ग्राम सचिव मिलकर के, या गांव का जो 1-2 प्रमुख लोग होते थे, वो लोग मिलकर के कुछ निर्णय कर लिया और उसको ऐसे ही ग्राम सभा में पारित कर दिया, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता था।
जबकि ग्राम सभा को वो सारे अधिकार थे कि वो अपनी पंचायत के भी निर्णय को बदलने में कई बार सक्षम है। और जब ग्राम सभा का काम शुरू किया तो हम लोगों ने कोशिश किया कि हम लोगों को कुछ बेसिक चीजों पर अवेयर करें। जैसे कि हमने गांव में बात करी कि भाई आपका बच्चा सिर्फ स्कूल में जाता है, वो वहां मिड डे मील खा रहा है या वो वहां से घर पे राशन ले करके भी आ रहा है, तो क्या हम ये कर सकते हैं कि माँ बाप, मेरा बच्चा ही उस स्कूल में जा रहा है, मैं जाकर के उस स्कूल में देख तो लूं कि वो स्कूल में कैसा खाना बन रहा है, क्या हो रहा है, मास्टर जी समय पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बच्चे ठीक से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो मेरा बच्चा जा रहा है ना, मेरा भी अधिकार है। शहरों में तो हम पीटीएम मीटिंग्स वगैरह में जाते हैं, लेकिन गांव में ऐसा कोई सिस्टम होता नहीं था। तो हम लोगों ने एक वो कोशिश शुरू करी कि भाई क्या बच्चा ये कर सकता है। दूसरी एक चीज हमने जोड़ी कि भाई अपने गांव में क्या विकास होना चाहिए, ये कुछ लोग आपस में मिलकर के तय करें कि भाई आज ये सड़क की आवश्यकता है, या मान लीजिए कि आज हमको बाउंड्री वॉल की जरूरत है स्कूल के बाहर, या हमको नाली बनानी है, या अगर लाइट लगनी है गांव में तो वो कहाँ लगनी चाहिए। इसको लेकर के गांव में चर्चा शुरू हो और लोगों का एक साथ सामूहिक रूप से बैठना शुरू हो। तो ये एक काम शुरू हुआ। फिर कुछ छोटे छोटे काम क्या हम गांव में कर सकते हैं, जैसे बोरी बंधान होता है, जो छोटी छोटी मालवा में उसको खाल बोलते हैं, जो छोटा पानी, बरसाती पानी जिससे निकलता है, तो क्या उसमें बोरी बंधान का काम हो सकता है। बोरी बांध करके हम पानी रोक सकते हैं ताकि वो पानी पर सिंचाई में थोड़ा सा हम काम में ले सकते हैं, नहीं तो बरसात में तो पानी बह जाता है। या क्या हम जो गांव का तालाब है उसकी सफाई पे हम ध्यान रख सकते हैं कि लोग ना जाए उस पर कपड़े ना धोएं, उस पर कुछ इस तरह का काम ना करें, क्या हम उस पर काम कर सकते हैं। गांव में अगर बोरिंग होना है तो क्या हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई कहाँ हो, थोड़ा ठीक ठाक जगह पर हो, कम से कम बोरिंग का उपयोग हो ताकि पानी बचा रहे। तो इस तरह की चीजों में हमने लोगों को जोड़ने की कोशिश करी। फिर एक कोशिश ये हुई कि भाई जो गांव में जनप्रतिनिधि से जो बात होनी चाहिए, वो एक सरपंच को हम ठेकेदारी व्यवस्था ना हो जाए कि सरपंच गया और वो अपने हिसाब से कुछ सड़कें सैंक्शन करवा लाया। हम गांव की एक 15, 20, 25 लोगों की एक टोली बन जाए, वो टोली बैठ करके बात करे और वो जा करके पूरे साथ में सरपंच को भी ले, सब लोगों को ले, और वो जा करके और वहां से काम लेकर के। तो ये एक प्रयास ग्राम स्वराज के माध्यम से हम लोगों ने करने की कोशिश की। बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, इसी में मुझे यह था कि रिपोर्ट्स ये भी कहती कि 30% बच्चे अभी से मदद करने लग गए हैं, 14 से 18 वर्ष के लोग, अपने पेरेंट्स की। तो कारण हर बार इकोनॉमिकल कंडीशन ही है, या उन्हें पता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज है नहीं जिस लेवल पे गए, तो क्यों ना पहले से ही हम लोग जिस कार्य में जाना है उसमें शुरू करते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना कि ये थोड़ा सा एक अपब्रिंगिंग का एक बड़ा इसमें बात है, क्योंकि ऐसा बोलते हैं गांव में बच्चा जो है वो कमर की हाइट के ऊपर हुआ कि उसको फिर हम खेत पर लेते हैं। बच्चा खेत पे जाता है तो क्या करता है, वो बकरी चरा लेगा, या वो बैठा है वहां पर देख रहा है। हमारे यहाँ निंदाई बोलते हैं ना, जो निंदाई होती है, बुआई होती है, उसमें वो बैठ करके देख रहा है। धीरे धीरे वो देखने लग जाता है। स्वाभाविक रूप से दोनों बातें आती है। एक तो उसको लगता है कि मुझे कुछ दूसरा काम तो मिलना नहीं है, तो ये जो काम है मैं यही सीख लूं, तो वो करने लग जाता है। एक बात ये भी होती है कि उसने देखा ही वो है, तो उसका एक्सपोजर ही उतना है, इसलिए भी वो कर रहा होता है। और इसमें दोनों तरह की चीजें हैं। देखिए, ये कोई बहुत ज्यादा गलत भी नहीं है, बशर्ते अगर वो चाइल्ड लेबर है तो निश्चित रूप से वो क्राइम है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी जरूरी है कि हम बच्चे को 14 साल, 15 साल, 16 साल का जब वो होता है, तब हम धीरे धीरे एग्रीकल्चर को लेकर के, या जो उसकी फैमिली का जो ट्रेडिशन है उसको लेकर के एक हम उसका विचार डेवलप करें, हम उसके प्रति उसको जागरूक रखें। तो उस नाते अगर हम देखते हैं तो ये गलत नहीं। लेकिन उस बच्चे की पढ़ाई छुड़वा दी जाए, उस बच्चे से सिर्फ ये काम एक लेबर की तरह करवाया जाए, तो ये 100% एक क्राइम। लेकिन उसके नॉलेज के लिए, उसके ट्रेडिशन को कंटिन्यू करने के लिए अगर वो ये काम सीख रहा है तो वो भी गलत नहीं है, वो होना भी चाहिए। और ये हम हमारे घरों में भी होता है। एक कोई अगर किसी की किराने की दुकान है, किसी की कपड़े की दुकान है, तो वो भी उसका बच्चा गर्मी की छुट्टियों में जाकर के गल्ले पर बैठता है अपने पिताजी के साथ में, ये सब होता है। लेकिन पिताजी उसको वहां लेबर नहीं बनाते हैं। पिताजी उसको इसलिए नहीं ले आते हैं कि भैया तेरे को मजदूरी मैं दूंगा, है ना, तेरे को घर चलाना है, तो वो नहीं होना चाहिए। लेकिन उसको अपना काम सीखने की तो आजादी होना चाहिए। सिटी में एक्सपोजर कितना मिल पा रहा है अभी? क्या अभी भी वही कंडीशन है जब आप वास्तव में जाते हैं रूरल एरियाज में, तो अभी भी क्या वही कंडीशन है कि पता नहीं है बाहर क्या हो रहा है, या धीरे धीरे अब जब से इंटरनेट आया है, स्मार्टफोन्स आए, तब कंडीशन सुधरी है लोगों की?
और कितने लोग कोशिश कर रहे हैं वास्तव में उस तरफ जाने की? देखिए ना, ये एक बड़ा हर जगह की बड़ा चैलेंज है ये, और ये बहुत टिपिकल एक सवाल है। मैं गांधी के थॉट को मानने वाला आदमी हूँ, और मुझे लगता है कि जो गांधी ने कहा कि भाई सिर्फ ग्राम स्वराज ही नहीं, ग्रामोदय ग्रामोद्योग भी आवश्यक है। हम कब तक शहरों पर बोझ बढ़ाएंगे ना। आप अगर शहरों की बात करते हैं कि गांव से आदमी क्या शहर में आना चाहता है, क्या निश्चित रूप से आना चाहता है। उल्टा हो गया, अब शहर गांव में भी जा रहा है, तो ये भी हो रहा है। और इसका एक बड़ा चैलेंज ये है कि कल्चर पूरा बदल गया है। पहले हम जो देखते थे कि ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण जनजीवन थोड़ा अलग होता था, शहरी जनजीवन अलग होता था। अब वो धीरे 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 एक जैसा होते जा रहा है। गांव से लोग शहर में आकर के पढ़ना चाह रहे हैं, और दुर्भाग्य से वो नौकरी करना चाह रहे हैं। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मेरे साथ में हमारा एक क्लासमेट था, तो बीबीए कर रहे थे हम लोग, फिर बाद में उसने एमबीए किया, मैं जर्नलिज्म में गया। तो जब वो एमबीए करके पास आउट हो गया, उसके पिताजी के पास में करीब 110-120 बीघा जमीन थी, और वो अकेला उसका वारिस था, और उसने एमबीए कर लिया। अब उसको शौक लगा नौकरी करने का, तो उस समय उसको इनिशियल जो स्टार्टिंग पैकेज मिला था 9 या 10 हजार रुपए का उसका मंथली पैकेज था। वो उसमें काम करता था दिन भर, जो है वो, और मार्केटिंग में एमबीए किया था तो भटकना रहता था। मार्केटिंग और सेल्स में अंतर ही नहीं समझ पाते थे तब हमारे लोग। तो मार्केटिंग का एमबीए वाला आदमी भी सेल्स का काम कर रहा होता था। तो 1-2 साल उसको लगा कि यार मैं कर रहा हूँ। हम लोगों ने एक बार उसको बिठा करके पूछा कि भाई तू अकेला रहने वाला है, तू अकेला खाने वाला, अकेला कमाने वाला, तो तू खेती क्यों नहीं करता है? तो उसने बोला कि मैं एमबीए करके पढ़ने जाऊंगा, गांव में लोग हंसेंगे। तो ये एक बड़ा चैलेंज गांव में हो गया है कि अगर आपका बच्चा शहर में पढ़ा है और वो गांव आकर के अगर वापस से खेती कर रहा है, तो तुमने उसको शहर भेजा क्यों था? मतलब अगर बच्चा पढ़ रहा है तो आपको उसको नौकरी पर ही लगवाना है। अब 2-3 साल 4 साल उसने संघर्ष किया, उसको समझ में आया कि यार ये मैं क्या ही टाइम पास कर रहा हूँ, कि बर्बाद हो रहा हूँ, चाहे जो भी हो रहा हूँ। वो वापस गांव गया। चूंकि वो पढ़ा लिखा था, उसने अपनी खेती में टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व किया, उसने बेहतर तरीके से ट्रेड करना शुरू किया, और वो अब एक अच्छा फार्मर, या उसको आप कह लीजिए कि फार्मिंग एंटरप्रेन्योर हो गया है। वो अच्छा काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं, लेकिन ये एक बड़ा चैलेंज गांव में आया है कि जो शहरों की नकल में हम गांव उलझ गए, वो सिर्फ नौकरी तक सीमित रह गए, उनको सिर्फ नौकरी लग रही है। कल्चरली अगर हम देखें तो गांव में अब जो पहले बेसिक नीड्स होती थी वो सब बदल गई। अब चूंकि अब वहां पानी है, बिजली है, संपन्नता है, वो सब कुछ है, तो उनको भी वो सारी चीजें चाहिए जो शहरी आदमी को चाहिए। तो ये एक बड़ा चेंज तो आया है। तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। मुझे उम्मीद है कि आज आपने बहुत कुछ जाना होगा हमारे सोसाइटी के बारे में। इस चीज को हमने और भी ज्यादा हमारे अगले एपिसोड में भी रिकॉर्ड करा है, जिसमें हमने सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस कवर करने की कोशिश करी है। तो आप उस पॉडकास्ट को भी देखना ना भूलें। अगर आज का पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से, अपने परिवारों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें, और भूलिएगा मत सब्सक्राइब करना हितेश कास्ट चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।